नमस्कार। आज एक बड़े भारी भरकम फल के छोटे छोटे बीजों के औषधीय महत्व की चर्चा करने जा रही हूँ और इन्हीं बीजों से निर्मित होम्योपैथिक औषधि से उपचार के विषय में जानकारी भी दूंगी। यह फल है तरबूज। सर्वविदित है कि यह फल ग्रीष्म ऋतु में अधिक नमी युक्त स्थानों पर उत्पादित होता है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में जल तत्व होता है। यह प्यास को बुझाने वाला तथा शीतलता प्रदान करने वाला फल है। इसके गूदे और बीज में महत्वपूर्ण पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे विटामिन B3 नियासिन, विटामिन E, विटामिन C तथा इसमें खनिज पदार्थ सोडियम, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस आदि भी मिलते हैं। तरबूज में कार्बोहाइड्रेट का प्रचुर भंडार होता है, परंतु काफ़ी कम मात्रा में वसा और प्रोटीन भी होती है। यह फल औषधि गुणों से संपन्न है। चूँकि इस फल के गूदे और बीजों के गुणों में भिन्नता होती है, इस कारण इन दोनों का अलग अलग तरह से औषधि प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में सिर्फ तरबूज के बीज की औषधि उपयोगिता की चर्चा करूंगी। तरबूज के बीजों से होम्योपैथी दवा कुकुरबिटा सिट्रुलस बनाई जाती है, इसलिए कुकुरबिटा सिट्रुलस औषधि का क्रिया क्षेत्र तथा उपयोगिता की भी व्याख्या करूंगी। तरबूज के बीज में सिट्रुलिन नाम का मूल्यवान अमीनो एसिड मिलता है। यह अमीनो एसिड मनुष्य के शरीर में आर्जिनिन नाम के अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। आर्जिनिन अमीनो एसिड रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे हृदय स्वस्थ रहता है। यही नहीं, इससे पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण संबंधी समस्याएं समाप्त होती हैं। यहाँ तक कि पुरुषों में स्तंभन दोष, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का निराकरण करने में सक्षम है। तरबूज में एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन उपस्थित होता है। तरबूज में यह टमाटर से भी अधिक पाया जाता है। लाइकोपीन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें सूजन रोधी गुण, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइकोपीन का उच्च स्तर कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में बहुत प्रभावी होता है। यह सेल में उपापचय से उत्पन्न वेस्ट मटेरियल, फ्री रेडिकल्स के बुरे प्रभाव से हृदय, हड्डियों, श्वसन तथा स्ट्रोक की समस्याओं को दूर करता है एवं कैंसर की रोकथाम करता है। भारतीय चिकित्सा पद्धति में तरबूज के बीजों को प्रयोग करने की विधि। तरबूज के बीजों की गिरी और सफ़ेद खसखस को पीसने के बाद मिलाकर लेने से जो लाभ होते हैं वे इस प्रकार हैं। हाई ब्लड प्रेशर ठीक होता है, रात में नींद अच्छी आती है, सिर दर्द दूर होता है, रक्त वाहिनियों की कठोरता एथेरोस्क्लेरोसिस दूर होती है और वे लचीली बनती हैं। रूमेटिज्म जोड़ों के दर्द को यह दूर करता है और एंकिल अर्थात टखने की सूजन को भी दूर करता है। तरबूज के बीजों को मिश्री के साथ पीसकर खाने से रक्त प्रदर ठीक होता है। तरबूज के बीजों की गिरी को महीन पीसकर होठों पर लगाने से होठों का फटना बंद हो जाता है। जीभ पर लगाने से जीभ भी कटना फटना बंद हो जाती है। किडनी के खराब होने से शरीर में जो सूजन आ जाती है, उसे तरबूज के बीजों का रस निकालकर पीने से समाप्त किया जाता है। पेशाब करने में कठिनाई, डिस्यूरिया, जलन, अधिक बार मूत्र त्याग करने जाना, डायूरेसिस, मूत्र मार्ग में संकुचन होने के आभास को दूर करने के लिए तरबूज के बीजों का प्रयोग किया जाता है। यह गुर्दे में होने वाली पथरी को गलाकर निकाल देता है, पीठ के दर्द को दूर करता है। तरबूज के बीजों को मिश्री के साथ चबा चबा कर खाने के बाद दूध पीने से शारीरिक शक्ति में बढ़ोतरी होती है, नपुंसकता दूर होती है। बीज और मिश्री के सेवन से मानसिक विकार भी समाप्त होते हैं। तरबूज के बीजों के सेवन से पतला जुकाम बहना, छींके आना या बाद में जुकाम से साइनोसाइटिस हो जाने पर लाभ मिलता है। औषधियों की चरित्रगत विशेषताएं होती हैं। डॉक्टर हनीमैन ने देखा कि मटेरिया मेडिका में प्रत्येक दवा का कैरेक्टरिस्टिक चरित्रगत विशेष स्वरूप होता है, उसी प्रकार जैसे प्रत्येक व्यक्ति का स्वयं का व्यक्तित्व होता है। इसी क्रम में होम्योपैथी में श्री वॉन ग्रेवॉल ने विशिष्ट रोग ग्राह्यता के आधार पर मनुष्य के विशिष्ट गठन अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन को आधार बनाकर तदनुसार औषधियों को वर्गीकृत किया था। श्री वॉन ग्रेवॉल ने 3 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन बताए: हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन, ऑक्सीजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन, कार्बोनाइट्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन। जो लोग हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं, उनकी रोग ग्राह्यता एक विशेष प्रकार की होती है। हाइड्रोजेनाइड कॉन्स्टिट्यूशन के रोगी में हाइड्रोजन की अधिक उपलब्धता होती है।
फलस्वरूप रक्त और ऊतक में जल एकत्र होता है। ऐसे रोगियों को जल तत्व से समस्या बढ़ती है, जैसे नहाने से लक्षण बढ़ जाते हैं। समुद्री भोजन या जलीय जंतु जैसे मछली, झींगे आदि खाने से भी रोग के लक्षण बढ़ जाते हैं। पानी के आसपास उगने वाली या पानी की अधिक मात्रा वाली सब्जियां रोगी को परेशान करती हैं। देखा गया है कि साइकोटिक मियाज्म के रोग लक्षण हाइड्रोजोनाइड कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते जुलते हैं। फिर भी सभी साइकोटिक उपचार हाइड्रोजोनाइड प्रकार के नहीं होते हैं। पिछले वीडियो में साइकोटिक मियाज्म के विषय में संक्षिप्त जानकारी दे चुकी हूँ। हाइड्रोजोनाइड कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत नेट्रम सल्फ, थूजा, फल्सेटिला आदि महत्वपूर्ण दवाइयाँ आती हैं। कुकुरबिटासिट्रुलस को भी हाइड्रोजोनाइड कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित किया गया है। होम्योपैथी उपचार में जो लोग जोड़ों की एवं पेशियों की सूजन से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह दवा उपयोगी है। ऐसे रोगी जिनके शरीर की प्रकृति पक जाने की, सर्दी लगने की, अधिक पसीना आने की, बाहरी त्वचा ठंडी परंतु शरीर के अंदर गर्मी लगने की होती है, उन्हें कुकुरबिटासिट्रुलस देते हैं। मानसिक लक्षण की यह विशेषता होती है कि ये लोग छोटी सी बात पर ही या कंट्रोवर्सी पर नाराज हो जाते हैं। यह लक्षण अधिकतर बच्चों में मिलता है कि उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, लड़ना चाहते हैं परंतु शरीर में इतनी शक्ति नहीं होती, इसलिए वे लड़ नहीं पाते। सुबह के समय मन उदास रहता है और मृत्यु की इच्छा करते हैं। शारीरिक लक्षणों में पेट भरा और फूला हुआ महसूस होता है। उदर में दर्द होता है बाईं तरफ, जिसे दबाने पर और तेज हो जाता है, जो दूध और कॉफ़ी पीने से भी बढ़ता है। उन्हें दाईं करवट लेटने से, गैस पास करने से और गर्म सिकाई से लाभ मिलता है। वे भूखे नहीं रह सकते जैसा कि वह रोगग्रस्त होने के पहले रह लेते थे, क्योंकि इस बीमारी में भूख बढ़ती है। रात हो या दिन हो, उन्हें बस कुछ खाना ही है। मल त्याग के बाद अधिक भूख लगती है। ध्यान देने वाला लक्षण है कि इनका मीठा खाने का मन नहीं होता, इसलिए मिठाई से परहेज करते हैं। उन्हें ठंडी ठंडी चीज़ें खाना पसंद होता है, जैसे ठंडी आइसक्रीम। वे मसालेदार खाना खाने के अधिक इच्छुक रहते हैं। उन्हें सुबह अचानक ही मल त्याग की इच्छा होती है। अर्ली मॉर्निंग स्थिति बिगड़ी हुई रहती है। सुबह के समय चेहरा भी सूजा हुआ रहता है और बाएं गाल में अधिक सूजन दिखाई पड़ती है। सिर में भारीपन। शाम 4 बजे के बाद सिर दर्द बढ़ता है, जो बाईं तरफ होता है। सिर फट जाने जैसा दर्द अनुभव होता है। यह सिर दर्द सिर को दबाने से, सिर को हिलाने से, यात्रा में जाने से, धूप में निकलने से, पढ़ने से, लेटने से बढ़ जाता है। सिर दर्द में गर्म पानी से नहाने से, खुली हवा में रहने से, रात में और बैठने से आराम मिलती है। रोग की शुरुआत छींकों से, पानी की तरह पतले सर्दी जुकाम से होती है। जुकाम की प्रकृति त्वचा काटने वाली होती है। बाद में यही जुकाम चिपचिपा हरे रंग का हो जाता है और मैक्सिलरी साइनस में भरकर साइनोसाइटिस पैदा करता है। इन्हें पसीना आता है। विशेषता यह है कि पसीना रात में और गले के आसपास बहुत ज़्यादा निकलता है। इनमें नींद सी भरी रहती है। नींद की मात्रा बढ़ जाती है। चिपचिपे म्यूकस की उल्टी होती है। मुंह में लार की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और यह लार चिपचिपी होती है। गला खराब हो, गले के बाईं तरफ किसी जगह पर दर्द हो और खाली घूंटने से दर्द बढ़ता हो तो कुकुरबिटासिट्रुलस दे सकते हैं। बेहोशी, चक्कर महसूस होते हों तो भी यह दवा अच्छा काम करती है। मूत्र मार्ग में संकुचन, मूत्र त्याग में दर्द, पीठ में दर्द का लक्षण होने पर इसका प्रयोग मान्य है। इस मूत्र संबंधी समस्या को इक्विसिटम दवा से तुलना कर दिया जा सकता है। अंत में इस तुलनात्मक अध्ययन में होम्योपैथिक उपचार और प्राकृतिक उपचार में जो रोग समानता रखते हैं वे इस प्रकार हैं। नींद, मूत्र संबंधी समस्या, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द, सर्दी जुकाम, साइनोसाइटिस, कमजोरी और सूजन। अवगत कराना चाहूँगी कि होम्योपैथिक औषधियाँ अधिक परिष्कृत रिफाइंड होने के कारण
विशेष रोग लक्षणों को समाप्त करने में सक्षम है। कुकुरबिटा सिट्रुलस प्रूव्ड दवाइयों की श्रेणी में नहीं आती है। फिर भी आयुर्वेदिक तरीके से जो रोग उपचार होते हैं उन्हें होम्योपैथी तरीके से देने में कोई नुकसान नहीं होता। इसी जानकारी के साथ अब यह वीडियो समाप्त करती हूँ। आपको अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना। धन्यवाद।